जी नमस्कार साथियों, कैसे हो सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, आज हम आपके लिए एक लेकर हाजिर हैं, एक बहुत ही शानदार सा टॉपिक है आपका। भाई आप बात करेंगे आज हम सिगमंड फ्रायड, जो आपके महान आपके मनोवैज्ञानिक हैं सिगमंड फ्रायड, जिन्होंने आपका मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया है, मनोविश्लेषणात्मक के जनक माने जाते हैं। उनकी यहाँ पर बात करेंगे कि उन्होंने अपने सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं। उनका सिद्धांत आपका चाइल्ड डेवलपमेंट में किस प्रकार सहयोग करता है, किस प्रकार उसका महत्व है। तो इस सिद्धांत को विस्तार पूर्वक जानेंगे भाई, और पूरे उदाहरण सहित जानेंगे। आज जानेंगे कि आपका इन्होंने इस सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं। तो चलिए अभी शुरू करते हैं। आज का अपना टॉपिक आपका है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड मनोविश्लेषणात्मक के जनक माने जाते हैं। उन्होंने उनके सिद्धांत मानव व्यवहार, व्यक्तित्व और मानसिक प्रक्रियाओं को समझने में बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया। तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया है भाई आपका चेतना का सिद्धांत। कौन सा भाई? लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, जो आपकी चेतना होती है उसका सिद्धांत दिया है। उसमें आपने फ्रायड ने क्या कहा है? फ्रायड के अनुसार मानव मन 3 स्तरों में बटा होता है। कितने स्तरों में भाई? मानव मन फ्रायड के अनुसार 3 स्तरों में बटा हुआ है। अब वो कौन कौन से हैं? देखिए, पहला है आपका कौन सा? चेतन मन। दूसरा है अवचेतन, और आपका है तीसरा अचेतन मन। कौन कौन सा भाई? क्या आपका? पहला चेतन मन, दूसरा अवचेतन मन, और तीसरा अचेतन मन। अब ये क्या होते हैं भाई? चेतन, अवचेतन, अचेतन, ये समझिए। देखिए, चेतन मन समझते हैं पहले। आपका जो कॉन्शियस माइंड बोलते हैं ना, आपकी कॉन्शियस माइंड क्या है होता है हमारा, तो उसको समझते हैं। ये क्या होता है? ये होता है आपका जो विचार और भावनाएं हमें इस समय पता होती हैं, कि भाई जो विचार और भावनाएं आपके दिमाग में वर्तमान में आपको पता होती हैं, वो होता है आपका चेतन माइंड, है ना। आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड, जो आपको वर्तमान की बातें पता है कि जो आपके दिमाग में है फिलहाल, वो आपकी चेतना होती है। तो वो चेतन माइंड कहलाता है, आपका चेतन मन, कॉन्शियस माइंड। ठीक है, उदाहरण से समझिए। जैसे अभी आपको भूख लगी है, यह पढ़ना कि भाई अभी आपको भूख लगी है, यह पढ़ा आपने, ये वाक्य, तो क्या है आपका मन? क्या है? चेतन है, चेतन मन है, क्योंकि अभी अभी ये आप बातें आपकी चेतना में है, अभी आपको ये चीजें पता है। ठीक है, ये होता आपका चेतन मन। दूसरा बताया उन्होंने अवचेतन मन। कौन सा फ्रेंड्स? अवचेतन बताया प्री कॉन्शियस माइंड। अब ये क्या होता है भाई? इसको देखिए। प्री कॉन्शियस माइंड वो होता है, वे बातें जो अभी ध्यान में नहीं है लेकिन याद दिलाने पर आ सकती हैं। भाई कुछ बातें ऐसी होती हैं कि आप थोड़ा बहुत उन्हें भूल जाते हैं, तो आपके यार दोस्त, मित्र, सगे संबंधी, जैसे कोई बात होती है तो उसको आपको याद दिलाते हैं, अरे कि हाँ याद कर, वहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ हम लोग वहाँ गए थे, वहाँ हमने चाय पी थी, या वहाँ आपने ये चीज खाई थी, ये चीज पिया था, तो ऐसे मौज मस्ती करी थी। तो वो याद दिलाते हैं, तो आपको याद दिलाने पर वो याद आ जाती है बातें। तो वो अभी फिलहाल में ध्यान में नहीं थी, लेकिन आपको जैसे याद दिलाई गई तो आपको याद आ गई, वो चीजें माइंड में आ गई। तो वो होता है आपका अवचेतन मन। क्या होता है भाई? प्री कॉन्शियस माइंड बोलते हैं उसको, वो होता है अवचेतन मन। उदाहरण जैसे आपका मोबाइल नंबर। ठीक है, आपका आपका नहीं, मतलब आपका तो सबको याद है भाई, किसी का, आपका यार दोस्त का, किसी का भी मोबाइल नंबर हो सकता है, आपको नहीं याद है। अब थोड़ा याद दिलाने पर, याद थोड़ा बहुत आप डायल करेंगे, याद आ जाएगा कि हाँ भाई ऐसा ऐसा था इसका नंबर। या नंबर से छोड़िए, मैंने अभी उदाहरण अच्छा बताया कि भाई कोई भी बातें जैसे आप भूल जाते हैं, कि हाँ यार दोस्त, पास पड़ोसी, आपके मित्र, सगे संबंधी आपको याद दिलाते हैं कि अरे हाँ हमने वहाँ ऐसी चीजें करी थी, ये चीजें करी थी, ये चीज खाई थी, वहाँ गए थे, उसके घर पे गए थे, वहाँ ये लोग मिले थे, उनसे मिले थे, तो आपको वो चीजें फिर याद आ जाती हैं। तो क्या होता है? वो आपका अवचेतन मन, यानी प्री कॉन्शियस माइंड होता है। ठीक है दोस्तों, वो होता है आपका प्री कॉन्शियस। देखिए, अब तीसरा देखते हैं भाई, अचेतन मन। ये अचेतन मन क्या होता है? ये होता है आपका अनकॉन्शियस माइंड। इसमें क्या होता है? दबी हुई इच्छाएं, डर, बचपन की घटनाएं होती हैं। क्या क्या होता है भाई इसमें? इसमें होता है आपका दबी हुई इच्छाएं, डर और बचपन की घटनाएं। इसमें आपकी दमित इच्छाएं बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं भाई? आपकी दमित इच्छाएं। ऐसा है ना, इसमें आपकी दमित इच्छाएं होती हैं। उदाहरण जैसे बचपन का कोई डर, जो आज भी आपके व्यवहार को प्रभावित करता है ना। बचपन में कोई चीज से डर लगा आपको, जो आज भी आपको प्रभावित करता है। और दबी अचेतन मन क्या है भाई? दबी हुई इच्छाएं, आपकी जो भी डर के कारण जो आपने इच्छाएं दबा दी हैं, बिल्कुल उनको आप याद नहीं करना चाहते, दिमाग में लाना नहीं चाहते, वो होता है आपका अचेतन मन। ठीक है, अनकॉन्शियस माइंड। तो ये आपके थे चेतन, अवचेतन और अचेतन मन। अब देखिए, इन्होंने एक व्यक्तित्व का संरचना का सिद्धांत बताया है, उसको देखते हैं भाई। चेतना के आधार पर समझ आ गया आपको। अब देखते हैं व्यक्तित्व की संरचना का सिद्धांत। सिगमंड फ्रायड ने व्यक्तित्व की संरचना के सिद्धांत में क्या बताया? स्ट्रक्चर ऑफ पर्सनैलिटी। तो फ्रायड ने व्यक्तित्व को भी भाई 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? व्यक्तित्व को भी 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से हैं भाई? पहला इड, दूसरा ईगो, और तीसरा है आपका सुपर ईगो। इड, ईगो और सुपर ईगो, इसे बोलते हैं इड, ईगो और सुपर ईगो। ठीक है, अब देखिए तीनों को जानते हैं, इड, ईगो, सुपर ईगो आखिर होते क्या हैं। तो देखिए, सबसे पहले जानेंगे भाई इड को। इड क्या होता है? इसको हिंदी में इदम भी लिख देते हैं ना, इदम भी लिखा जाता है भैया, इदम। ठीक है, इड को इदम भी लिख देते हैं।
इदम जन्म से मौजूद होता है, सुख की इच्छा पर आधारित होता है कि भाई इसमें जो आपकी पूरी जो इच्छाएं होती है ना अभी की वर्तमान की, जो भी आपका दिमाग मन करना चाहता है, मतलब जो भी आप चाहते हैं कि हाँ ये भी करें, मार काट गए, ये सभी जो होती हैं इच्छाएं, दमित इच्छाएं जो होती हैं आपकी, ये इदम में होती हैं। ठीक है, बच्चा क्या बिना सोचे रोता रहता है सिर्फ अपनी जरूरत के लिए, कि बच्चा बिना सोचे रो रहा है, उसको वह केवल अपनी जरूरत है और किसी से कोई मतलब नहीं है, अपनी जरूरत के लिए वो रो रहा है कि उसे खाना मिल जाए। ठीक है, ये होता है आपका सुख पर, ये मौजूदा सुख चाहता है कि अब जो जल्दी से उसको सुख की प्राप्ति हो जाए, है ना। तो ये सुख की इच्छा पर आधारित होता है। इड क्या होता है, इदम क्या होता है भाई, सुख की इच्छा पर आधारित होता है। ठीक है, आपका आपका अब देखिए आपका क्या ईगो, अब देखते हैं ईगो, ईगो को बोलते हैं आप अहम। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं भाई इसको अहम, इदम अहम, और तीसरा होता है आपका परा अहम। तो अहम अहम देखते हैं ईगो, ईगो क्या होता है, ये वास्तविकता के अनुसार काम करता है। किसके अनुसार भाई, ये आपका वास्तविकता के अनुसार काम करता है। कैसे भाई, देखिए समझिए, ईगो जो होता है आपका, बोलते हैं ना अरे तेना यार इसका ईगो ईगो हर्ट हो गया, ईगो हर्ट कर दिया, ये वो वाला ईगो नहीं है भाई, ये वास्तविकता के अनुसार काम करता है। जैसे उदाहरण, भूख लगी है लेकिन मीटिंग के बाद खाना है, कि भाई उसको पता है कि भूख लगी है लेकिन वो क्या खाएगा मीटिंग के बाद, उसको वास्तविकता पता है कि मेरी मीटिंग चल रही है अभी, उसके बाद खाऊंगा थोड़ा सा। तो ईगो होता है आपका वास्तविकता पर काम करता है। ईगो किस पर काम करता है भाई, वास्तविकता पर काम करता है। ठीक है, समझ आया होगा भाई। ईद क्या होता है, वो तुरंत ही सुख की प्राप्ति चाहता है, किसी भी प्रकार से मार काट कुछ भी करके उसको तुरंत सुख चाहिए, वो होता है आपका इदम। ठीक है, ईगो क्या होता है, ईगो आपका वास्तविकता के आधार पर काम करता है। ठीक है, वास्तविकता के आधार पर ईगो में काम होता है। और सुपर ईगो क्या होता है भाई, आपका परा अहम। क्या होता है भाई, ये होता है आपका परा अहम। ठीक है भाई, अब परा अहम क्या होता है, देखिए नैतिकता और सामाजिक नियमों का प्रतिनिधि होता है। क्या होता है भाई, नैतिकता और सामाजिक नियमों का ये प्रतिनिधि होता है। ये सबसे बेस्ट है भाई। जो आपका सुपर ईगो होता है ये बिल्कुल नैतिकता पर आधारित होता है और सामाजिक नियमों को ध्यान में रख करके कार्य करता है। ये क्या करता है कि भाई कोई भी कार्य आपने जो कोई भी हुआ तो आप जो कार्य करेंगे वो आप नैतिकता को, मूल्यों को ध्यान में रख करके, समाज के लिए गलत है सही है, भले ही आपका मन कुछ भी कह रहा है कि ये काम कर लिया जाए, लेकिन आप नैतिक मूल्यों को सामने लाएंगे, आप सामाजिक मूल्यों को समझेंगे कि हाँ भाई ये समाज में करना गलत है, तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे। तो ये आपका होता है सुपर ईगो, ये होता है सुपर ईगो का काम करना। देखिए इसका उदाहरण यहाँ पर भी दिया हुआ है सुपर ईगो का, कि उदाहरण क्या है भाई, कि चोरी करने का मन तो हो लेकिन नैतिकता रोक दे, कि भाई चोरी करने का मन तो हो रहा है उसका कि हाँ भाई ये चोरी कर लूं, लेकिन नैतिक मूल्य क्या है, उसकी नैतिकता क्या कह रही है कि भाई चोरी करना गलत है, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, तो वो क्या करता है, चोरी नहीं करता है, उसको चोरी करने से वो रोक देती है नैतिकता उसकी। तो ये होता है आपका सुपर ईगो। ठीक है, आपको समझ आया होगा भाई इड, ईगो और सुपर ईगो क्या होता है। ईड आपका वास्तविकता में सुख चाहता है, बिल्कुल कुछ भी किसी भी तरह उसको सुख की प्राप्ति तुरंत ही चाहिए। ईगो क्या होता है, ईगो आपका क्या क्या होता है, वास्तविकता पर आधारित होता है ना। ईगो केवल और केवल वास्तविकता पर आधारित होता है कि भाई हाँ मुझे खाना खाना है, लेकिन भूख तो लगी है, लेकिन अभी मैं मीटिंग में हूं तो मैं बाद में खाऊंगा। ये उदाहरण है इसका ईगो का। और आगे आता है आपका परा अहम, जो आपका बोलते हैं सुपर ईगो। तो सुपर ईगो क्या बोलता है, ये आपका आधारित होता है नैतिकता और सामाजिक मूल्यों पर, कि भाई नैतिकता मूल्य क्या है, सामाजिक मूल्य क्या है, जो समाज में उनके अनुसार ही कार्य करना है। तो ये सुपर ईगो उसके आधार पर कार्य करता है भाई, कि जैसे चोरी करना मन तो हो रहा है उसका, भाई चोरी करने का मन हो रहा है, लेकिन नैतिकता ने उसको रोक दिया कि भाई नैतिक मूल्य हमारे चोरी करने की इजाजत नहीं देते हैं, सामाजिक मूल्यों के खिलाफ है, नैतिक मूल्यों के खिलाफ है, तो चोरी उसने नहीं की, तो वो रुक गया चोरी करने से। तो ये होता है हमारा सुपर ईगो। और देखिए सुपर ईगो जो है, ये ईगो और इदम और अहम, मतलब जो आपका वो होता है इड और ईगो, इन दोनों के बीच जो सामंजस्य स्थापित करता है, क्या करता है, परा अहम करता है। ठीक है, परा अहम इनके बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है भाई, इड ईगो सुपर ईगो आपको समझ आ गए होंगे। अब देखिए इनका एक और था भाई तीसरे नंबर का, मनोयौन विकास का सिद्धांत, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। ये भी आपका सिगमंड फ्राइड ने दिया है, कौन सा भाई, साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट। इसके अनुसार, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व का विकास बचपन के 5 चरणों में होता है। कितने में भाई, 5 चरणों में होता है। तो पहला चरण क्या है, मुख अवस्था यानी ओरल स्टेज, ये चलती है आपकी 0 से 1 वर्ष। कितनी चलती है भाई, 0 से 1 वर्ष चलती है। इसमें क्या होता है, सुख का केंद्र केवल मुंह होता है, जैसे अंगूठा चूसना भी। मुख अवस्था नाम से ही पता है, तो मुख अवस्था क्या है, सुख का केंद्र इसमें केवल मुंह होता है बच्चे का। बच्चा क्या करता है, अंगूठा चूसता रहता है। ठीक है, दूसरा होता है आपका गुदा अवस्था यानी एनल स्टेज, ये आपकी चलती है 1 से 3 वर्ष। कितनी चलती है भाई, 1 से 3 वर्ष चलती है। ठीक है दोस्तों, ये चलती है भाई आपकी 1 से 3 वर्ष। अब देखिए इसमें क्या होता है कि शौच नियंत्रण, उदाहरण जरूरत से ज्यादा साफ सुथरा या जिद्दी होना। क्या, जरूरत से ज्यादा साफ सुथरा या जिद्दी होना, ये आपका
सोच नियंत्रण का काम होता है इसमें उदा अवस्था में। तीसरा क्या है आपका लैंगिक अवस्था। लैंगिक अवस्था की स्टेज आप होती है आपकी 3 से 6 वर्ष, ठीक है भाई, 3 से 6 वर्ष होती है। अब इसमें क्या होता है देखिए ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स। अब देखिए इसको समझिए कि ये ओडिपस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स होते क्या हैं, ये सीटेट में बहुत बार पूछे गए हैं भाई, ओडिपस और इलेक्ट्रा। देखिए ओडिपस को समझ लीजिए पहले तो। ओडिपस होता है जब बच्चा जो होता है जेंडर अपोजिट जेंडर के प्रति प्रेम दिखाता है। जैसे जो बच्चा है, लड़का अपनी माता के प्रति प्रेम भाव दिखाएगा और लड़की अपनी पिता के प्रति। लड़की जेंडर फीमेल है और वो मेल पिता है उसका, तो वो अपने पिता के प्रति जो प्रेम भाव दर्शाएगी वो आपका लड़की दर्शाएगी पिता के प्रति, तो इलेक्ट्रा होता है। और लड़का दर्शाएगा माता के प्रति, वो होता है ओडिपस, ठीक है भाई। आई होप आपको समझ आया होगा। इलेक्ट्रा और ओडिपस जो होते हैं ये आपके लैंगिक अवस्था में आते हैं 3 से 6 वर्ष में। इलेक्ट्रा ओडिपस बहुत बार पूछे गए भाई ये आपके टेट एग्जाम में। तो उदाहरण देखिए इसका, बच्चा माँ से अधिक लगाव महसूस करता है, बिल्कुल है। जो लड़का है वो माँ से अधिक लगाव महसूस करता है और लड़की है वो अपने पिता से, तो वो इलेक्ट्रा हो जाती है लड़की। और लड़का करता है तो वो होता है ओडिपस, ठीक है भाई। चौथा होता है आपका सुप्तावस्था। कौन सी होती है? सुप्तावस्था। अब ये क्या होती है भाई? देखिए इसमें यौन भावनाएं क्या होती हैं? सुप्त होती हैं। यौन भावनाएं सुप्त यानी सोई हुई होती हैं, एक तरह से सुप्त अवस्था में होती हैं। उदाहरण जैसे पढ़ाई, दोस्ती, इन पर ध्यान रहता है, क्योंकि यौन भावनाएं तो सुप्त हैं। तो इस अवस्था में बच्चे का क्या किस पर ध्यान होता है? पढ़ाई पर, दोस्ती पर, इन चीजों पर ध्यान होता है। अपना पांचवा क्या है भाई? जनन अवस्था यानी जेनिटल स्टेज, किशोरावस्था। इसको किशोरावस्था भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है? परिपक्व संबंध। इसमें क्या आ जाता है भाई आपका? प्रेम और विवाह की भावना। देखिए इसमें अपोजिट जो जेंडर है उसके प्रति आकर्षण होता है। किशोरावस्था है, तनाव एवं तूफान की अवस्था होती है। इसमें आपका प्रेम वगैरह, विवाह करने की भावना, ये सभी होती हैं जागृत। तो ये है आपकी 5 अवस्थाएं भाई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे पढ़ते हैं भाई। आगे आपका है रक्षा तंत्र, डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म में क्या कहा है? ईगो चिंता से बचने के लिए कुछ उपाय करता है। जो ईगो है हमारा वो चिंता से बचने के लिए कुछ उपाय करता है। तो रक्षा तंत्र भाई क्या हुआ? चिंता से बचने के उपाय। तो वो क्या होते हैं? देखिए सबसे पहले होता है आपका दमन, रेप्रेशन। क्या होता है? दमन। यहाँ दर्दनाक यादों को दबा देना, कि भाई जो आपकी यादें ऐसी होती हैं जिन्हें आप याद नहीं रखना चाहते हैं, उनको भूल जाना चाहते हैं, तो उनको दबा देते हैं, उनको दबा सकते हैं। कि जैसे किसी हादसे को भूल जाना, कोई हादसा हुआ आप उसको भूल जाते हैं, जबरदस्ती उसको भूलना चाहते हैं तो उसको दमन करते हैं उसका, तो वो होता है आपका दमन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं भाई, आगे क्या है? आगे है आपका एक होता है प्रक्षेपण। क्या होता है दोस्तों? प्रक्षेपण, प्रोजेक्शन। क्या? अपनी गलती दूसरों पर डालना। क्या भाई? अपनी गलती दूसरों पर डालना। जैसे खुद गुस्से में हो लेकिन दूसरे को बोल रहे हो कि गुस्सैल, भाई तू गुस्सैल है। या इससे समझिए कि भाई आपने गलती करी, गलती किसने करी? आपने, और उस गलती को आप दूसरे के सिर मंड रहे हो कि मैंने नहीं करी, इसने करी है, इसने गलती करी है ना। तो आप अपनी गलती दूसरों पर थोपना, वो होता है आपका प्रक्षेपण। ये भी एक रक्षा तंत्र की युक्ति है, ठीक है। तर्क संगतकरण। अब देखिए तर्क संगतकरण क्या होता है? इसमें क्या होता है? गलत काम को सही ठहराना। कौन सा भाई? गलत काम को सही ठहराना। जैसे उदाहरण, परीक्षा में फेल होकर कहना पेपर ही खराब था। क्या भाई? कोई बच्चा पेपर देने गया, परीक्षा देने गया, परीक्षा में फेल हो गया वो, तो वो कह रहा है पेपर ही खराब था, मेरा खराब नहीं है कुछ, पेपर ही खराब था, ठीक है भाई। तो ये होता आपका तर्क संगत। इसमें क्या होता है? गलत काम को सही ठहरा देता है वो, कि भाई मैं फेल नहीं हुआ हूँ, पेपर ही खराब था इसलिए फेल हुआ हूँ, पेपर खराब था, मैं खराब नहीं था, पेपर खराब था इसलिए फेल हुआ। तो ये है आपका रक्षा तंत्र की युक्तियां सिगमंड फ्रायड के अनुसार। अब देखिए एक सार जानते हैं निष्कर्ष के रूप में। सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत क्या कहता है भाई? कि फ्रायड का सिद्धांत बताता है कि हमारा व्यवहार केवल तर्क से नहीं बल्कि अचेतन इच्छाओं और बचपन के अनुभवों से भी संचालित होता है। इससे भाई बल्कि अचेतन इच्छाएं जो होती हैं आपकी और बचपन के जो अनुभव होते हैं उनसे संचालित होता है हमारा व्यवहार। यद्यपि उनके सिद्धांतों की आलोचना हुई भाई, अलग अलग मनोवैज्ञानिक हुए हैं तो उन्होंने कुछ ने आलोचना भी की है, फिर भी मनोविज्ञान में उनका योगदान ऐतिहासिक और आधारभूत है, ठीक है भाई। इनका निष्कर्ष यही था कि भाई आपका कि जो हमारा व्यवहार होता है केवल और केवल तर्क से नहीं बल्कि अचेतन इच्छाओं और बचपन के अनुभवों से भी संचालित होता है, ठीक है भाई। ये था आपका सिगमंड फ्रायड का सिद्धांत, ठीक है। इसमें आपका देखो इड, ईगो, सुपर ईगो, आपकी रक्षा तंत्र युक्तियां, ये सभी आपको समझा दी, ठीक है भाई। आई होप आपको ये सिद्धांत अच्छे से समझ आया होगा। तो साथियों जिसको भी आप वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर करके जाइएगा। तो चलिए भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद साथियों।